Students, welcome to Swapnil Study Circle. I am Swapnil sir, and now it's time to start our course book, which is our textbook. सुरू करायचं आहे टेक्स्टबुक शिकवताना मी अधिकतर हिंदी लँग्वेजला रेफर करणार आहे. सर का बरं? कारण महाराष्ट्रीयन म्हणजे मराठी सायडर आहे त्यांना हिंदी चांगल्याने समजतं, पण जे हिंदी सायडर्स आहे काही मुलं आपल्या इथे ज्यांना मराठी समजायला थोडा त्रास जातो, मराठी शब्दांचे अर्थ त्यांना क्वचितच कळतात, म्हणून हिंदी मराठी मिक्सअप करून मी ते चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न करेन. सगळ्यात पहिले कसे आहात तुम्ही सगळे? सुट्ट्या खूप आवडतात तुम्हाला. मिळाल्या सुट्ट्या 5 महिने 6 महिने. आता होत असेल ना बोर? कुठेतरी शाळेचे मित्र, ग्राउंड, त्यांच्यासोबत खेळणं, डबा शेअर करणं, या सगळ्या गोष्टी आपण मिस करत आहे. हरकत नाही, आता त्या गोष्टी मिस न कराव्या यासाठी याच्यात भर म्हणून मी आलो आहे. प्रयत्न करूया. मी असं ॲज्युम करतो आहे की तुम्ही समोर बसून आहे आणि मी तुम्हाला शिकवतो आहे. तुम्ही पण ॲज्युम करा की स्वप्नील सर समोर उभे आहे आणि आपल्याला शिकवत आहे. शिकवताना कसलीही अडचण गेली, काही गोष्टी समजल्या नाही तर डायरेक्टली मला कॉल करा आणि तुम्ही कन्सल्ट करू शकता, ऑल्सो थ्रू मॅसेजेस. चालू करूया. चांगली बुक आहे, मजा येईल शिकायला आणि एक्स्ट्रा सिलेबस जे ओमिट झालेले आहे त्याबद्दल पण थोडीशी कल्पना देईल, कारण या सिच्युएशनमुळे ते डिलाईट झालेले आहे, रिड्यूस केलेले आहे. जर ही सिच्युएशन आली नसती तर ते रिड्यूस झाले नसते, पण हरकत नाही, थोडं आपण त्याच्याबद्दल पण जाणून घेऊया. पहिलं आपण सिलेबसबद्दल बोलूया, ज्याच्याबद्दल ऑलरेडी धम्मदीप सरांनी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. सो नाउ आई एम स्टार्ट विथ हिंदी. सो जब भी हम लोग टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे, ऑलवेज द टेक्स्ट बुक इज ओपन इन फ्रंट ऑफ यू असायला पाहिजे आहे, अशी मी अपेक्षा करतो. हमेशा आपकी टेक्स्ट बुक आपके आगे ओपन रहेगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं ये जो प्रोजेक्टर थ्रू पढ़ा रहा हूँ तो स्क्रीन पर का हर एक वर्ड आपको क्लियरली दिखे. ज़रूरत भी नहीं है, किताब ओपन करिए तो पता चली जाएगा. सो हमारी बुक का नाम है माय इंग्लिश कोर्स बुक, जिसको 80 मार्क के लिए हमें पढ़ना है, जिसका पेपर पैटर्न ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं. सेम पेपर पैटर्न आने वाला है. 2 साल पहले ये जो है वो 100 मार्क के लिए इंग्लिश का पेपर हुआ करता था, जिसमें लैंग्वेज स्टडी 10 मार्क की एक्स्ट्रा थी, मतलब टोटल 20 मार्क के लिए लैंग्वेज स्टडी थी, और राइटिंग स्किल में 10 मार्क ज़्यादा थे. मतलब 100 का जब पेपर पैटर्न 80 का हो गया तो 10 मार्क की लैंग्वेज स्टडी कम की गई और 10 मार्क राइटिंग स्किल से कम किए गए. तो डिटेल में देख रहे हैं, हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ना है, समझना है. सबसे पहले दिमाग से एक चीज़ निकाल लीजिए कि इंग्लिश मतलब क्या है. तो पैसेज आएंगे और उस पर से हमें क्वेश्चन आंसर लिखना है. अगर सिर्फ ऐसा समझ रहे हो तो इससे बड़ी गलती आप नहीं कर रहे हो. इंग्लिश ये लैंग्वेज है, हमारा थर्ड लैंग्वेज है. लोअर इंग्लिश जो है वो हमारा इंग्लिश ये थर्ड लैंग्वेज है, हायर वालों का फर्स्ट लैंग्वेज है. पता चलता है हमारी लैंग्वेज है तो लैंग्वेज को काफ़ी डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है. उसके लिए प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा ज़रूरी है, रीडिंग ज़रूरी है. बहुत ज़्यादा लर्निंग करने की ज़रूरत नहीं है, बट ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, ट्राई टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, एंड टू इम्प्रूव योर इंग्लिश ट्राई टू लिसन द न्यूज़, ट्राई टू रीड द इंग्लिश कॉमिक्स और इंग्लिश पेपर, है ना. हम लोग आपस में भी बात करते तो हे व्हाट आर यू डूइंग, तो अपन म्हणतो हे तू का करिंग, हालिंग, डोलिंग, मजाक में लेते हैं. या फिर हमें डर लगता है कि कोई हमसे हंसेगा, हम पे हंसेगा, तो हम लोग ट्राई नहीं करते. बच्चों, अगर आगे बढ़ना है तो इंग्लिश इज़ नॉट अ नेसेसरी बट इट इज़ इसेंशियल टू ब्राइट आवर फ्यूचर. तो हमारा फ्यूचर ब्राइट करने के लिए इंग्लिश पे कमांड होना ज़रूरी है. तो डेफिनेटली मेरे साथ मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका इंग्लिश के लिए अगर कोई डर हो, लास्ट ईयर 10th के बैच को पूछिए तो आपको बता देंगे. एंड द इंस्टीट्यूशनल हाईएस्ट इज़
हाउ मच डू यू नो? यस, 76 आउट ऑफ 80 मार्क। एंड लैंग्वेज में 76 ये बहुत बड़ी बात है, लगभग विदर्भ टॉपर्स में आते हैं। इंग्लिश में किसी को 80 आउट ऑफ 80 या 80 आउट ऑफ 79 ऐसा नहीं देखेंगे। तो हमारे इंस्टीट्यूशन का जो लास्ट रिजल्ट है, डेफिनेटली आपको पता होगा कि हमारे इंस्टीट्यूशन में 15 मेरिट, टोटल 15 मेरिट आए हुए हैं, जिसमें से 12 स्टेट बोर्ड के हैं। आपके पास 11 की लिस्ट थी, उसमें एक और बढ़ गया था अमन, ठीक है। तो 12 फ्रॉम स्टेट बोर्ड एंड 3 फ्रॉम CBSE एंड नो वन फेल फ्रॉम स्टेट बोर्ड स्पेशली। 100% रिजल्ट है, आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, बात करना अलग है और फैक्ट अलग होती है। तो डेफिनेटली आपके भी आने वाले रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। और दिमाग से एक बात निकाल लो कि नया एजुकेशन पैटर्न आया है, बोर्ड एग्ज़ाम होगी नहीं होगी, खाली एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है तो पढ़ो ही मत, घर पे बैठो और कोई बिजनेस वगैरह करो, सोचो उसके बारे में अभी से। हमारे फ्यूचर के लिए पढ़ना है। जब हमारे बच्चे पूछेंगे, जब 4 लोगों में जाएंगे, तो हमारा नॉलेज पता करता है कि हमारी लेवल क्या है। और जो भी नए लॉज आते हैं उसे इम्प्लीमेंट होने के लिए लगभग 3 साल लगेंगे मेरे हिसाब से, एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता, बट आपका डेफिनेटली बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उसी हिसाब से तैयारी करना है। और हर एक एग्ज़ाम, जो चाहे 8 की हो, 7 की हो, 9 की हो, 10 की हो, हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तरह ही पढ़ते हैं, क्योंकि लाइफ में जो परीक्षाएं लेता है फ्यूचर, वो आपको आगे में पता चलेगा। तो ज़्यादा प्रवचन ना देते हुए पहले यूनिट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। हमारे टोटल टेक्स्ट बुक में 4 यूनिट हैं, 9th में भी 4 यूनिट थे। अगर आपको पता होगा तो यूनिट 1, 2 ये बिफोर दिवाली आते थे एंड 3, 4 आफ्टर दिवाली आते थे। हमारा अभी एनुअल पैटर्न था चालू, तो एनुअल पैटर्न में 100% यानी चारों यूनिट एक साथ आएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पेपर पैटर्न में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, तो सेम रहेगा। तो हमें 4 यूनिट पढ़ना है, जिसमें से अगर आपको पता होगा तो लेज़र लाइट से मैं शो कर रहा हूँ। 4.2 भोली, 4.3 ओ कैप्टन माय कैप्टन, 4.5 जॉन ऑफ आर्क एंड 4.6 अ ब्रेव हार्ट डेडिकेटेड टू साइंस एंड ह्यूमैनिटी। काफ़ी अच्छे लेसन है, भोली, ओ कैप्टन माय कैप्टन, देन जॉन ऑफ आर्क एंड द ब्रेव हार्ट डेडिकेटेड टू साइंस एंड ह्यूमैनिटी। तो कोशिश करेंगे कि इसको भी हमारे सिलेबस में कवर अप करो, क्योंकि जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं पढ़ेगा, और जो पढ़ेगा उसके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होगा। तो हमेशा अगर एक्स्ट्रा है आपके पास कुछ तो बेहतर है, बड़ा है तो बेहतर है, एक्स्ट्रा है तो बेहतर है। तो जो रिड्यूस सिलेबस है धम्मदीप सर ने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, जिसमें से 4.2 भोली, ओ कैप्टन माय कैप्टन, देन जॉन ऑफ आर्क एंड अ ब्रेव हार्ट डेडिकेटेड टू साइंस एंड ह्यूमैनिटी। बहुत अच्छा लेसन है, ठीक है। तो ये चारों लेसन जो है ओमिट है, इनमें से कुछ ही एक्टिविटीज़ जो है, स्पेशली भोली में से फर्स्ट एक्टिविटी इन्वॉल्व की है एज अ वर्कशॉप, क्योंकि वो लैंग्वेज स्टडी की एक्टिविटी है। ये सारी डिटेल दमनदीप सर ने बता दी है, तो जस्ट एक मैं रिवाइज करना चाहता था। टोटल 4 यूनिट पढ़ने हैं, कुछ यूनिट में 6 सब पार्ट है, कुछ यूनिट में 5 सब पार्ट है। फर्स्ट और थर्ड में 5-5 पार्ट है, और सेकंड और फोर्थ में 6-6 पार्ट है। अब 6 पार्ट में से फोर्थ यूनिट के 4 पार्ट तो चले गए, मतलब 2 ही पार्ट उसमें से पढ़ने हैं, ठीक है। तो इस तरह से सिलेबस है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट एंड फर्स्ट 1.1 यूनिट 1.1 अ टीनेजर्स पोएम। टीनेजर्स पोएम इज रिटन बाय जे मॉर्स। आपको दिख रहा है यूनिट 1 अ टीनेजर्स प्रेयर। टीनेजर्स मतलब आप, मैं भी बूढ़ा नहीं हुआ रे अभी तक, ठीक है, हाँ थोड़े बहुत बाल पक गए हैं, मगर टीनेजर्स मतलब हम लोगों की यंग जनरेशन, ना कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो 4th-5वीं में हैं, और ना ही 35 अबाव 40 अबाव के, है ना। तो ये जो यंग जनरेशन है, जो 8, 9, 10 स्टैंडर्ड से शुरू होती है, लगभग 10th में आप एक प्रॉपर टीनेजर के रूप में 10 से लेके ग्रेजुएशन तक, आपकी अभी स्टार्टिंग ऑफ टीनेजर एज है, ठीक है। तो ये टीनेजर्स प्रेयर कर रहा है भगवान को, गॉड को, कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज़ों के लिए, उसके बारे में हमें इस लेसन में, इस पोएम में पढ़ना है।
उसके पहले हम लोग इसकी जो वार्मिंग अप एक्सरसाइज है या चिट चैट एक्सरसाइज है उसके बारे में देखते हैं, है ना। उसके पहले अगर उसको देखना है, उसके भी पहले पेज नंबर 1 टेक्स्ट बुक का आप ओपन कीजिए। जब पेज नंबर 1 ओपन करते हैं तो आपको वहाँ पे कुछ वर्ड दिख रहे हैं। हाँ, ये बहुत सारे वर्ड ग्रीड है। ये क्या है? वर्ड ग्रीड है, जो कि लैंग्वेज स्टडी ग्रामर का वोकैबुलरी का एक पार्ट है, जिसमें से हमें कुछ चीज़ें निकालनी है। देखिए, जैसे इन्होंने दिया हुआ है प्रोनाउन, है ना। ये वर्ड ग्रीड का गेम है, इसमें प्रोनाउन दिख रहा है आपको। चलो, और कहाँ कहाँ है अगर आप फाइंड आउट कर सके तो बेहतर है, और अगर नहीं फाइंड आउट कर सके तो मैं बोर्ड पे आता हूँ। थोड़ा सा सोचिए। मैंने पहले भी बोला कि आप फील कीजिए कि आप इंस्टीट्यूट में क्लास में बैठे हैं। मैं भी एज्यूम कर रहा हूँ कि आप क्लास में बैठे हैं। चलो, प्रोनाउन के साथ दिखा किसी को कुछ वर्ड्स? वेरी गुड, यस। बता पाओगे? चलो, लेट्स स्टार्ट, लेट्स डू टुगेदर। हाँ सर, मुझे होमोफोन दिख रहा है। मुझे क्या दिख रहा है? होमोफोन। होमोफोन, होमोग्राफ 9th में पढ़े हैं, है ना। और कुछ? यस यस सर, एडजेक्टिव। और आवाज नहीं आ रही है, बोला करो, बोलो। सोचो कि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। हाँ, थोड़ा सा इंटरेक्शन में कम ज्यादा होगा, ठीक है। सर, आर्टिकल दिख रहा है। उसके बाद होगा और कुछ होगा, फाइंड आउट करो। सर, नाउन दिख रहा है। नाउन, प्रोनाउन तो उन्होंने दिया था, नाउन, देन होमोफोन्स, आर्टिकल, एडजेक्टिव, और कुछ इसमें होंगे जो डेफिनेटली आप फाइंड आउट करोगे। हर एक चीज मैं नहीं करके दूंगा, कोशिश करिए। अगर नहीं आती है तो इन ऑनलाइन पीरियड या फिर जब हम लोग रेगुलर क्लासेस में एक साथ आएंगे तो डेफिनेटली ये पक्का समझ आए क्या है। तो वर्ड ग्रीड, यस और नो? यस, होप, ठीक है। सो ओके, सो अभी हम लोग पोएम की वार्मिंग अप एक्सरसाइज को देखते हैं। तो बोर्ड पे आपको पेज नंबर 2 अगर आप अपना टेक्स्ट बुक का ओपन करते हैं तो वार्मिंग अप एक्सरसाइज जिसमें चिट चैट एक्टिविटी दी हुई है। तो बच्चों, उन्होंने बोला है कि 5 to 6 लोगों का ग्रुप करिए। देखो, प्रैक्टिकल बेसिस एजुकेशन आ गया है, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन आ गया है, तो हमें इन्वॉल्व होना चाहिए। बैठे बैठे खाली चुपचाप पढ़ना नहीं है, इन्वॉल्व होना, एक्टिविटी करना है, स्टेज डेयरिंग बढ़ाना है, जिससे कम्युनिकेशन बेटर होगी। सो आप अगर देख रहे हो तो उनको रेटिंग देना है कि when you have take important decision what do you generally do। अगर आपको important decision लेनी है तो जनरली आप क्या करते हैं? अब लेजर लाइट से मैं शो कर रहा हूँ कि कंसल्ट पेरेंट्स और एल्डर, कॉन्टैक्ट फ्रेंड्स फॉर एडवाइस, प्रे टू गॉड फॉर गाइडेंस, थिंक डीपली इन साइलेंस एंड आस्क योर टीचर फॉर हेल्प एंड टॉस अ कॉइन टू डिसाइड। सभी लोग अलग अलग चीज़ें करते होंगे। कोई अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करता है, कोई अपने फ्रेंड से एडवाइस लेता है, कोई भगवान की प्रार्थना करता है, कोई डीपली साइलेंस मतलब चुप रह के सोचता है, एंड कोई अपने टीचर से भी कंसल्ट करता है, और कोई मूर्ख होगा जो टॉस करता है कॉइन। ऐसे भी नमूने होते हैं हमारे इसमें। अब देखेंगे जब सामने आएंगे तो कौन टमाटर है, कौन भरता है, कौन बैगन है। चलो, तो फिर यही स्टाइल है, कोई बुरा नहीं मानेगा, आपको भी एंटरटेन होना चाहिए। तो आप क्या करते हैं बच्चों? मैं आपको बता दूं कि लाइफ में अगर किसी को इम्पोर्टेंट देना है, आपके एज में ये समझ में नहीं आएगा, पर जब तक हमारे एज में आओगे आपको पता चल जाएगा। अगर इम्पोर्टेंस देना है तो आप दीजिए अपने पेरेंट्स को सबसे पहले। आपका कम्युनिकेशन गैप आ चुका है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, पर डेफिनेटली योर मॉम एंड डैड एंड योर ब्रदर सिस्टर जो है आपके घर के, वो आपके सबसे बेहतर फ्रेंड होते हैं। तो सबसे पहले मेरा अगर ऑप्शन होगा तो मेरा होगा ए, कंसल्ट पेरेंट्स और एल्डर, जो हमारे घर के लोग हैं। घर की बातें बाहर क्यों जाएं?
मतलब जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर पहले ना हमारे घर वालों को छोड़ के उन पर विश्वास ना दिखाते हुए हम लोग दोस्त, भगवान, इन सबसे डिस्कस करो, पर ओपिनियन सबसे पहले आप अपना पेरेंट्स का लो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। देन सेकंड, जिसमें इन पोएट्री वेरी ऑफन देयर आर लाइन्स इन विच द पोएट सीम टू टॉक to an absent person an abstract idea or thing. Such tactic device used by the poet is figure of speech, apostrophe. तो ये apostrophe figure of speech जो है ना, और उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो ये ऑलरेडी धम्मदीप सर ने आपका फिगर ऑफ स्पीच टॉपिक हो चुका है, जिसमें उन्होंने कवर अप कर चुके हैं, है ना। फिर भी अगर नहीं समझता है तो रेगुलर क्लासेस में वैसे भी रिवीजन होने वाली है। सो डोंट टेक अ लोड कि भाई अभी ऑनलाइन पढ़ लिए तो कुछ ही नहीं। जब आप आओगे यहाँ पे तो रेगुलर क्लासेस में सबसे पहले रिवीजन सेशन होगा 10-15 दिन, तभी हम लोग आगे का सिलेबस भागेंगे। सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना है तो यार घर पे बैठ के पढ़ो, और ट्यूशन्स लगाते इसलिए है ताकि आपको पर्सनल अटेंशन दिया जाए, ताकि आप पर्सनली टीचर्स से पूछ सको। और मैं एक चीज़ प्रॉमिस करता हूँ कि टीचिंग लेवल पे जो है अपने क्लास में एटमॉस्फेयर जो होगा वो काफ़ी फ्रेंडली होगा, और आप मुझसे बात कर पाओगे, और डेफिनेटली करोगे, आप देख लीजिए, ठीक है। तो बाकी लोगों से भी मैं यही आशा करूँगा, और बाकी टीचर्स भी ऐसे ही एटमॉस्फेयर देगा ताकि आप उनसे अपने डिफ़िकल्टीज़ को डिस्कस कर सको। तो ये एपोस्ट्रोफी के कुछ एग्जाम्पल है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और डेथ, Where is the sting? Okay man, I wish I could live with you. तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये एपोस्ट्रोफी के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और नीचे में उन्होंने बोला है कि नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग क्रिएटिंग एग्जाम्पल ऑफ एपोस्ट्रोफी ऑफ योर ओन। मतलब जैसे ओ लाइफ, हाउ बैड इट वॉज, कोई निराश होगा तो वो ऐसा बोल सकता है, या फिर हाउ बैड एक्सपीरियंस आई गेट, या फिर नीचे में दिया है डियर गॉड प्लीज हेल्प मी, या फिर आपको जो लगता है आप इसमें फिलअप कीजिए। ये हमारी एक्टिविटी है, आपको घर पे सॉल्व करनी है, 2 मैंने बताया है ना। ये एपोस्ट्रोफी को टीचर को एक्सप्लेन करना था, तो मैंने बताया कि ये फिल इन द ब्लैंक्स की तरह, कंप्लीट द सेंटेंस की तरह है, ठीक है ना। लैंग्वेज स्टडी में पूछा जाता है, हमारा जो पहला 10 मार्क का क्वेश्चन आता है उसी तरह से, जैसे डियर गॉड प्लीज़ हेल्प मी टू स्टडी, या फिर प्लीज़ हेल्प मी इन माई डिफ़िकल्ट सिचुएशन, दिस इज़ द प्रेयर, दिस इज़ द प्रे टू गॉड, and this is the example of apostrophe. Half is given there and you should complete that by your own, आपको खुद से complete करना है। तो ये 5 दिए हुए, जिसमें से 2 मैंने बताया है ना। एग्जाम्स, आई विश आई कैन डू वेरी वेल, या फिर आई विश आई विल डू बेटर, इस तरह से आप कुछ भी जोड़ के, पर प्रॉपर मीनिंगफुल होना चाहिए सेंटेंस, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हमारे पोएम की तरफ। तो हमारी पोएम है टीनेजर्स पोएम। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने हाथ जोड़े हैं क्योंकि ये पोएम के थ्रू मैं भी भगवान से कुछ प्रार्थना करना चाहता हूँ, जैसे ये टीनेजर बच्ची ने की हुई है, और मैं चाहूँगा कि आप भी फील कीजिए, हाथ जोड़िए, और नॉट कंपलसरी, जिसको लगता है, बट कोई भी चीज़ को एंजॉय करिए, फील करिए, तो ज़्यादा बेटर समझ में आता है। तो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, भगवान से कुछ मांगने जा रहा हूँ। मैं पहले इस पोएम को पढ़ते जा रहा हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। Just I want to read first. Each day brings new beginnings. Decisions I must make. I am the only one to choose the road that I will take. I can choose to take the road of life that leads to great success, or travel down the darkened road that leads to great disgrace. Please open up my eyes, dear Lord, that I might clearly see. Help me stand for what is right, bright out the best in me. Help, Lord, to just say no when temptation comes my way.
that I might keep my body clean and fit for life each day. When my teenage years are over, I know that I will see that life is life its very best with you walking next to me. जे मॉर्स काफ़ी अच्छी पोएट जिसने ये पोयम लिखी है, जिसका मीनिंग हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसे मैं पहले हिंदी एंड देन मैं शॉर्ट में मराठी में भी एक्सप्लेन करूँगा। तो हमारा पहला जो पैराग्राफ है उसमें दिया हुआ है कि ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग, डिसीजन आई मस्ट मेक। हे भगवान, हे गॉड, दिस पोएम इज डेडिकेटेड टू गॉड डेफिनेटली एंड सेज दैट ये जो टीनेजर है वो कह रही है ईच डे मतलब हर एक दिन की शुरुआत न्यू बिगिनिंग हो, हर एक दिन की जो शुरुआत हो वो न्यू बिगिनिंग है, नई शुरुआत हो। मतलब मैं कुछ नया करना चाहती हूँ, डिसीजन आई मस्ट मेक, जो भी मैं डिसीजन लूँ वो एक नया डिसीजन हो। आपको पूछा जाए कि क्या करोगे रे, मेरा दोस्त क्या कर रहा है, इंजीनियरिंग ना, मैं इंजीनियरिंग करूँगा। मेरा दोस्त क्या कर रहा है, अच्छा डॉक्टर, ओके मैं डॉक्टर बनूंगी। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करते। पर अभी काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। मैंने अभी भी इस साल के बच्चे जो मेरिट बच्चे उन्होंने कंसल्ट किया तो उनके भी मैंने व्यूज़ देखे। तो ये भगवान से प्रार्थना करती है कि हर नया दिन, हर नई शुरुआत हो और हर मेरा डिसीजन नया हो। आई एम द ओनली वन टू चूज़ द रोड दैट आई विल टेक। मतलब मैं जो भी रोड चूज करूँ वो द ओनली वन हूँ, आई एम द ओनली वन हूँ। मतलब मैं अकेली ऐसी होनी चाहिए जो कुछ नया करने की कोशिश कर रही है। मैं नहीं, मेरे साथ भी करेंगे, बट हे भगवान मेरी हर दिन की शुरुआत कुछ नई हो और मैं कुछ लोगों से अलग चाह रखती हूँ, अलग करने की। I can choose to take the road of life that leads to great success. I can choose to take the road of life मतलब मैं लाइफ का ऐसा रोड चूज करना चाहती हूँ that leads to great success, जो एक सक्सेस की तरफ, जहाँ पे मुझे अच्छा यश मिले। और travel down the darkened road that leads to great डिस्ट्रेस मतलब मैं जो चूज करूंगी जरूरी नहीं है कि हर बार मुझे सक्सेस ही मिले, पर भगवान कोशिश ये करना कि मैं जो चूज करूं उसमें मुझे सक्सेस मिले, और नहीं भी मिलता है। और ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड मतलब अंधेरे रास्ते पे मैं चल पड़ूं। अब पता नहीं ना कि आगे सक्सेस मिलने वाला है या फेलियर मिलने वाला है। कुछ लोग तो फेलियर के डर से मैं नहीं कर सकती करके घर में बैठ जाते हैं, पर ये बोल रही कि मैं कुछ नया करने की कोशिश करना चाहती हूँ। और ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड, मैं डार्कन रोड पे चलना चाहती हूँ दैट लीड टू ग्रेट डिस्ट्रेस, हो सके कि उस पर मुझे ग्रेट डिस्ट्रेस मिले। अगर बाजू में आपको दिख रहा होगा तो डिस्ट्रेस मीन्स ग्रेट वरी एंड स्ट्रेन मतलब पेन, दुख है ना। डार्क रोड है, हो सकता है फेलियर हो सकता है कि चिंता हो, वरी हो, स्ट्रेंथ हो, दुख मिले। Please open up my eyes, dear Lord. Lord means a God. Lord is the word using on the place of God. तो पोएट कह रही है कि भगवान प्लीज ओपन अप माई आईज, मेरी आंखें खोलो, दैट आई माई क्लियरली से, कि मैं देख सकूं। हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, मैं उनकी हेल्प कर सकूं। मतलब मुझे राइट यानी सच्चाई दिखे, सच क्या है, बुरा क्या है, ये मैं ढूंढ सकूं। मेरी आंखें खोलो भगवान कि मैं हेल्प कर सकूं, उनके बाजू में खड़ी रह सकूं, उनके सपोर्ट में खड़ी रह सकूं। व्हाट इज राइट, जो सच है। मतलब मैं हमेशा सच्चाई की रास्ते पे चलना चाहती हूँ। एंड ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, मेरे अंदर जो भी बेस्ट है वो ब्रिंग आउट करो, मतलब बाहर निकालो। मेरे अंदर की जो कला है, जो गुण है, और टीचर वही काम करते हैं। तो ये भी भगवान से वही कहना चाहती कि मैं कुछ नया करना चाहती हूँ, चाहे भले ही मैं एक आधी डार्कन रोड पे जाके मुझे आगे में डिस्ट्रेस मिले, तकलीफ़ें हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भगवान, बस मैं नया करना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी आंखें खुली रखो ताकि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है ये मैं देख सकूँ। एंड हेल्प मी, हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशंस कम्स माय वे।
हे लॉर्ड, हे भगवान, मैं ना कह सकूं, जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशंस कम्स माय वे. व्हाट इज मीन बाय टेम्पटेशंस? टेम्पटेशन मीन्स अ स्ट्रॉन्ग विश टू डू समथिंग बैड और रॉन्ग. मतलब किसी के ललचावे में जाके कोई घूस दे सकता है, या कोई कुछ भी उसके ललचावे में जाके मैं शायद कुछ गलत करूं, तो भगवान मैं ऐसे गलती के लिए ना कह सकूं, या ऐसा टेम्पटेशन अगर मेरे लाइफ में आता है तो मैं उसे नो कहूं, दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे. ताकि मैं अपनी बॉडी मतलब अपनी आत्मा अपने फ्यूचर के लिए, अपने लाइफ के लिए क्लीन रखना चाहती हूँ, ताकि मेरे से कोई गलती ना हो, मेरे वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो, और कोई टेम्पटेशन आता है तो मैं उसे नो कह सकूँ. टेम्पटेशन मतलब लालच भी होता है कि वो करने की इच्छा होती है, पर भगवान ऐसे वक्त मैं ना कह सकूँ. एंड द लास्ट, व्हेन माई टीनेज ईयर आर ओवर, जब मेरा टीनेज ईयर और हो जाएगा, जॉब पे लग जाऊंगा, शादी करूंगा, मतलब गर्ल्स के लिए कह रहा हूँ, है ना. आई नो दैट आई विल सी, मुझे पता है कि मैं देखूंगी, दैट लाइफ इज लाइफ इट वेरी बेस्ट. मतलब मैं सच्चाई के मार्ग पे चली, मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की, तो मुझे पता है कि जब मेरी टीनेज एज ख़त्म हो जाएगी और लाइफ के एक बड़े पड़ाव पे मैं आ जाऊंगी, तो दैट इज़ लाइफ इट्स वेरी बेस्ट. मेरी लाइफ जो होगी वो बेस्ट होगी, एंड विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी. और भगवान मुझे भरोसा है कि उस वक्त जब मैं बेस्ट करूँगी, तो तब भी बुरे वक्त में भी, और जब मैं बेस्ट करूँगी टीनेज एज खत्म होने के बाद, तब भी विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी. मुझे पता है कि आप मेरे बाजू में वॉक करते रहेंगे. वॉक करते रहना मतलब साथ रहना. उसे भरोसा है कि भगवान हमेशा हर वक्त उसके साथ होंगे, चाहे वो टीनेजर हो या टीनेजर खत्म होने के बाद वो बेस्ट करे. उसको मालूम है कि वो बेस्ट करने वाली है, क्योंकि वो सच्चाई के मार्ग पे चलने वाली है, टेम्पटेशन को नो कहने वाली है. मराठीने एक्सप्लेन करना है तो तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे की ही जी मुलगी आहे किंवा मुलगा, टीनेजर आहे, टीनेजर कोणी असू शकतं जे तुमच्या वयात आहे, तर ती देवाला प्रार्थना करते की देवा मी दररोज नवीन मार्ग काहीतरी वेगळं करण्याची इच्छा ठेवते. माझं डिसिजन पण काहीतरी वेगळं असावं, आणि मी चूज केलेला रोड म्हणजे मी चूज केलेला जो मार्ग आहे, मी निवडलेला मार्ग तो माझा वेगळा असावा. होऊ शकते की मला ग्रेट सक्सेस मिळेल, होऊ शकते की कधी कधी माझ्या नवीन मार्गामधून अडथळे पण मला होतील. देवा प्लीज माझे डोळे उघडे ठेव, की मला दिसायला हवं की काय राईट आहे काय नाही आहे, आणि ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी. माझ्यामध्ये जे बेस्ट असेल तू बाहेर काढ, माझ्यामध्ये जे चांगलं असेल ते बाहेर काढ. हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो. हे देवा मला टेम्पटेशन्सला म्हणजे जे प्रलोभन आहे त्याला नाही म्हणता आलं पाहिजे, ताकी माझी लाईफ, माझी बॉडी, आय माइट कीप माय बॉडी क्लीन अँड फिट फॉर द लाईफ ईच डे. म्हणजे माझ्या लाईफच्या जीवनाच्या प्रत्येक दिवशी माझी बॉडी फिट मला ठेवायची आहे. वेन माय टीनेज इयर्स आर ओव्हर, आय नो दॅट आय विल सी. जेव्हा माझं टीनेज इयर म्हणजे जेव्हा माझं वाढून झालं की तुमचं एज जे आहे 16 to 30-35, ते जेव्हा संपेल, तुमचं लग्न होऊन जाईल, तुम्हाला रिस्पॉन्सिबिलिटी येतील, तुम्ही मॅच्युअर्ड होऊन जाल पूर्णपणे. टीनेज एजमध्ये थोडी मॅच्युरिटी कमी जास्त असते, अँड दॅट्स लाईफ इज लाईफ इट्स व्हेरी बेस्ट. जर मी खऱ्याच्या मार्गाने चालेल तर मला माहिती आहे की मी लाईफमध्ये एकदम बेस्ट करेल, आणि जेव्हाही मी चालेल तर माझ्या बाजूला तुम्ही माझ्या सोबतीला असाल. हे देवा, हे असायला हवं अशी मी तुम्हाला प्रार्थना करते. रिटन बाय जय मॉर्स. तर अशा पद्धतीने ही पोयम आहे. याच्यावरचे क्वेश्चन आन्सर्स जे नेक्स्ट दिलेले आहे त्याच्या बाजूला, आणि मागची जी एक्सरसाइज आहे ती आपण नेक्स्ट पिरियडमध्ये करूया, ज्याच्यामध्ये आपण ॲप्रिसिएशन वगैरे बघूया. तोपर्यंत स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ. थँक्यू व्हेरी मच.